अमीर सदरुद्दीन बयानी ने ये पुरस्कार कहानी अटलांटा अमेरिका से भेजी है। आइए सुनते हैं लाल मोमबत्ती। जी रहमान साहब, आप तफसील से सारी बात बताएं। मैंने अपने सामने बैठे शख्स जिसके साथ वाली कुर्सी पर उसकी बीवी बैठी थी उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी डॉक्टर तफज़ुल हुसैन साहब, वो आज कोई 3 माह कबल इतवार की एक रात थी। हम सब घर वालों को एक दावत में जाना था। हमारे सबसे बड़े बेटे नोमी ने ये कहकर हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया कि अगली सुबह स्कूल में उसका एक अहम टेस्ट है। हम उसके बगैर रवाना हो गए। इन शादी ब्याह और वलीमों की तकरीबात में उमूमन देर हो जाया करती है। कोई 1 बजे के करीब मेरे मोबाइल पर हमारे पड़ोसी जो कि साथ वाले फ्लैट में रहते हैं उनका फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही हम सब फौरी तौर पर घर की तरफ दौड़े। दिसंबर का आखिरी अशरा चल रहा था। हर तरफ हू का आलम था। शदीद सर्दी के सबब धुंध में लिपटी सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी थी। हमारा घर शहर के पोश इलाके में है। वहाँ पहुँचे तो जो सूरत हाल नज़र आई उससे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों, वहाँ ऐसा क्या था? मैंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। जी, पड़ोसी ने हमें फ़ोन किया था। वो हमें फ्लैट के दरवाजे पर ही मिल गया। उसने बताया कि पिछले 1 घंटे से आपके फ्लैट से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी बकरे को ज़बह किया जा रहा हो। बंद खिड़कियों के अंधे शीशों में से वक्फे के साथ अजीब सी रोशनियाँ नज़र आ रही थी, जैसे कोई अपने हाथ में मोमबत्ती या चिराग लेकर चल रहा हो। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आवाज़ें आना बंद हुई हैं। लम्हा भर को सांस लेने के बाद रहमान फिर बोलना शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं फौरन जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर देखकर तो हम सब की चीखें ही निकल गईं। दरवाजे के साथ एक इंतहाई मुख्तसर सी राहदारी, जिसके आगे एक हॉल है। दरवाजे से लेकर हॉल तक दोनों अतराफ की दीवारों के साथ ज़मीन पर अनगिनत मोमबत्तियाँ, लाल मोमबत्तियाँ जल रही थी और बड़ी अजीब सी तेज़ बू फैली हुई थी। मैं हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ का मंजर देखकर रहे सहे होश भी
जाते रहे। हॉल में ढेर सारी जलती हुई मोमबत्तियों के बीच एक दायरा नुमा खाली जगह में नोमी हाथ पांव ऐंठे बेहोश पड़ा हुआ था। उसके मुंह से सुर्ख झाग निकलकर उसकी कमीज के गिरेबान को सुर्ख कर रही थी। सारे घर की बत्तियां गुल थीं। जलती हुई अनगिनत मोमबत्तियों की तरह रोशनी में ये सारा मंजर बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मैंने फौरन नोमी को गोद में उठाकर सोफे पर लिटाया। मेरी बेगम तो ये सारी सूरत हाल देखकर गश पर गश खा रही थी और दूसरे दो बच्चे खौफ से सहमे सहमे एक दूसरे से लगे ये सारा मंजर देख रहे थे। मेरे पड़ोसी ने पहले सारे घर की लाइटें रोशन की और फिर एक एक करके फर्श पर पड़ी मोमबत्तियों को बुझाकर एक तरफ इकट्ठा कर दिया। नोमी का चेहरा गीले तौलिए से साफ करने के बाद पानी के छपाके मार मार कर उसे होश में ले आए। होश में आने के बाद वो खाली खाली निगाहों से सबको यूं देख रहा था जैसे सत्य की आलम में हो। मैंने उस वक्त अपने क्लास फेलो और दोस्त डॉक्टर शफकत को फ़ोन किया। हालांकि वो बेचारा सो चुका था, लेकिन मेरा फ़ोन सुनते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने पहले तो नोमी का मुआयना किया, फिर उसे एक सुकून आवर टीका लगा दिया, जिसके असर से वो कुछ ही देर में सो गया। इधर शफकत ने कहा, डॉक्टर शफकत ने क्या बताया? मैंने उसके रुकते ही सवाल किया। उसका कहना था कि बज़ाहिर तो नोमी में मिर्गी का दौरा पड़ा है। इस दौरे के सबब ज़बान दांतों तले आ जाने से ज़ख्म आ गया है और दौरे की शिद्दत से वो बेहोश हो गया। ये सुनकर मेरी बेगम हैरत से बोली, मिर्गी का दौरा? ये क्या कह रहे हैं? उसने हैरत भरे लहजे में हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मालूम तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। इससे पहले कभी नोमी को मिर्गी का कोई दौरा पड़ा है क्या? मैंने कहा, यार शफकत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर नोमी को ऐसा वैसा कोई मसला दरपेश होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता। तुम हमारे फैमिली फ्रेंड ही नहीं, फैमिली डॉक्टर भी हो। क्या वाकई नोमी पर दौरा पड़ा था? लाल मोमबत्तियाँ किसने जलाई थी? उनका राज क्या था? उस घर में ऐसी कौन सी कुव्वत आ गई थी? दूसरे और आखिरी हिस्से में इख्तिताम सुने जो हैरान कर देगा।